दिल्ली के आसपास से लेकर ये पूरा जो इलाका है इधर काफी प्रॉब्लम चल रही है। तो चलिए फिलहाल तो सभी ने पीडीएफ निकाल ली है। कैसा है मैटर? पीडीएफ का मैटर कैसा है? ठीक है सैंधव सभ्यता वाले? हाँ गड़बड़ चल रहा। तो बस यहां भी ठीक नहीं है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, तो थोड़ी देर बात कर लिया जाए, पढ़ा लेते हैं और फिर कल की क्लास अभी अपलोड नहीं कर देंगे। जी 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 अमिताभ, उधर तो और खराब है, उधर से ही तो इधर आया है मेरठ की तरफ। जी 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 बिल्कुल, उधर से ही इधर आया, चक्रवात की सीरीज इधर चला आया, मैंने पंजाब साइड से ही इधर आया हुआ। ठीक है, और अभी कल तक गड़बड़ रहने की आशंका है क्योंकि कई विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। हाँ घग्गर नदी बढ़ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अनुराधा जी, सही गलत सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता का विस्तार ये पहले ही पढ़ा चुका हूं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं साक्ष्य, है ना? तो उस पीडीएफ में आपको कौन सा नगर किस नदी के किनारे किसने खोजा वो दिया हुआ है चार्ट में ना। तो यहां नहीं लिखा रहा हूं, यहां नहीं लिखा रहा हूं। मुख्यतः 6 प्रमुख नगर हैं, है ना? मुख्य रूप से 6 प्रमुख नगर हैं, उनसे ही संबंधित प्रश्न बार बार घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो उसी पर आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ नगरीय स्थिति में 6 आ गए थे। सैंधव सभ्यता के निर्माता पहले बात कर लेते हैं यार, नहीं बताए थे ना? सैंधव सभ्यता के निर्माता कौन है बताया था? सारे जरा एक बार कमेंट्स कर दें। सैंधव सभ्यता के निर्माता पढ़ा चुका हूं, बोलिए। हमें लगता नहीं पढ़ाया। माने इनके निर्माता कौन है, इस सभ्यता का निर्माण करने वाले? तो कहते हैं कि सैंधव क्षेत्र में निवास करने वाली 4 प्रमुख प्रजातियां हैं, 4 प्रमुख प्रजातियां हैं, उन्हीं की चर्चा की जाती। आइए, है ना? तो 4 निवासी प्रजातियां, 4 प्रजातियां जो सैंधव सभ्यता में निवास करती थी। अब उसमें सबसे पुरानी है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इसे कॉकेशियन भी कहते हैं, कॉकेशियन जोन, है ना? ये पुरानी वाली है। और कहते हैं यही प्राचीनतम प्रजाति है सैंधव की, प्राचीनतम प्रजाति सैंधव में निवास करने वाली। इसी से रिलेटेड नर्तकी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य मूर्ति है ना? ये इसी प्रजाति की।
आ जाओ, जो दूसरी यहां रहती है 1, 2, दूसरी भूमध्य सागरी सबसे बड़ी जनसंख्या इसी के मेडिटेरेनियन, माने भूमध्य सागरी, इंग्लिश में इसे मेडिटेरेनियन कहते हैं। माने भूमध्य सागरी, और उत्तर भारत की द्रविड़, द्रविड़ प्रजाति यही है, सर्वाधिक संख्या इसी की है, सर्वाधिक संख्या इसी प्रजाति की है, इसे ही मूल निर्माता कहते हैं, संभवतः यही इसकी मूल निर्माता ऐसा कहते हैं। फिलहाल एथेंटिसिटी के साथ कुछ भी कहना संभव नहीं है। चौथी मंगोलियन, तीसरी मंगोलियन, और चौथी जो है अल्पाइन। तो मंगोलियन का क्या साक्ष्य मिला है? मोहनजोदड़ो के पुजारी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का धड़ कुछ मिलता जुलता इसी से है। छह सात दोनों मिलता बेटा, कुछ नए भी खोजे जा रहे हैं जितेंद्र जी, कुछ नए भी खोजे जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो कोई बात नहीं, मैंने इसमें बंधना नहीं है कि बध गए 6 है कि 7 है। अभी तक खोजे गए पुराने समय से लेकर 6 थे, अब उसमें एक आग और मिल गए। जैसे वर्तमान समय में एक और रिसर्च आ गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी आगे प्रूफ होने वाला, क्योंकि इसका जो सारे टीले जो खुदाई किए गए उनकी लगभग जो विस्तार हो जा रहा है सभी टीलों में 350 हेक्टेयर से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, क्योंकि आधिकारिक रूप से अभी भी मोहनजोदड़ो ही है, आधिकारिक रूप से अभी भी मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है। और जैसे ही उसका पूरा एनालिसिस मान लिया जाएगा पुरातत्व सर्वे विभाग में, उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखा जाएगा और अंत में मान्यता जैसे मिलेगी वैसे सबसे बड़ा स्थल अभी तक का ज्ञात स्थल वो हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तानी पंजाब प्रांत में गनेडी वाला भी स्थान मिला है, लेकिन वह भी छोटा पड़ गया है राखीगढ़ी से, लेकिन फिलहाल अभी का डेटा जो वही है। ये 4 प्रमुख प्रजातियां रहती थी, ये ध्यान रखिएगा, इनमें मूल निर्माता और सर्वाधिक संख्या इन्हीं की है, इसलिए कई बार इससे भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्त, तो ये थोड़ा सा मिस हुआ था, तो हमने कहा अब इसको आपको बता देते हैं, है ना। अब जरा हम बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। आइए जरा एक बार चर्चा ये कर लेते हैं, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं साक्ष्य। तो हम थोड़ा सा एक पॉइंट से लेके चलेंगे। पहले पाकिस्तान में स्थित प्रमुख स्थल, पाकिस्तान स्थित प्रमुख स्थल एवं साक्ष्य। फिर हम भारत में आएंगे उसके बाद, तो हम सबसे पहले पाकिस्तान में बात कर लें तो 3 प्रमुख क्षेत्रों में इसके साक्ष्य मिले हैं। आइए, एक दक्षिणी बलूचिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान,
और फिर इसका सिंध प्रांत, सिंध, और पाकिस्तानी पंजाब। क्योंकि भारतीय पंजाब अलग है। कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं दक्षिणी बलूचिस्तान में? सबसे प्रमुख जो बार बार पूछा जाता है वह सुतकागेन-डोर पूछा जाता। सुतकागेन-डोर ये पश्चिमी विस्तार है। इसे क्या कहते हैं? इसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा गया। ये हड़प्पा के व्यापार का चौराहा, ये बड़ी बात है। और ये आर.एन. स्टाइन ने कहा था, आर.एल. स्टाइन के अनुसार, आर.एल. स्टाइन ने कहा कि यह हड़प्पा के व्यापार का चौराहा है। चौराहा है ना? क्यों? क्योंकि यहां से मेसोपोटामिया को भी जा सकता था, भारतीय क्षेत्रों में भी आ सकते, अफगानिस्तान भी जा सकते थे, मध्य एशिया भी जा सकते। सुतकागेन-डोर ये प्रमुख स्थल है ना? और यही पश्चिमी स्थल भी कहा जाता है। यही पश्चिमी स्थल भी, पश्चिमी छोर, ये हम पहले ही लिखा चुके। अन्य स्थलों की बात करें यहां के तो आपको सुतकाकोह, सुतकाकोह अभी सब नहीं पूछता, पहले पूछता था, फिर भी बता दे रहा हूं। बालाकोट, इस टाइप के प्रश्न अब नहीं आते। डाबरकोट है ना, ये पहले पूछता था, अब नहीं पूछता। सुतकाकोट और सादीकौर नदी, बालाकोट बिंदार नदी, ये सब नहीं पूछता। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिए। सुतकागेन-डोर, सुतकाको, बालाकोट, ये सब दक्षिणी बलूचिस्तान में है और इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हड़प्पा के व्यापार का चौराहा ये प्रमुख है, पश्चिमी स्थल है, बस, है ना। एक और बात कर लेते हैं, सुतकागेन-डोर का जो बंदरगाह प्राकृतिक चट्टानों से घिरा हुआ, ये भी बंदरगाही शहर है। बंदरगाही शहर और प्राकृतिक चट्टानों से घिरा हुआ। तो ये इतना आपको किसके लिए पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ सुतकागेन-डोर के लिए। अब सिंध में कौन कौन से हैं तो आप जानते ही हैं। सिंध के जितने भी प्रमुख स्थल हैं, सबसे बड़ा तो मोहनजोदड़ो है, ये भी बाहर पढ़ाएंगे हम इसको। चाहुंदड़ो है ना, चाहुंदड़ो है ना। जुदीर जोदड़ो, जुदीर जोदड़ो, आमरी, कल ही पढ़ा दिया, कोटदीजी, ये सब सिंध प्रांत में है। अली मुराद, बस ईटीसी लगा लो। पाकिस्तानी पंजाब में आ जाओ, सबसे जो प्रमुख स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा के अलावा डेरा इस्माइल खां, डेरा इस्माइल, रामांढेरी। कई ये पूछता है कि कहां स्थित है,
गुमला, गुमला जलीलपुर, हाँ, चकपुरबाने, चकपुरबाने, बस। तो ये इतने प्रमुख स्थल हैं जो आपको पढ़ना है। मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, बस। ये बाकी आमरी, कोटदीजी वगैरह सब पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत अली मुराद में है, इधर हड़प्पा में। सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां से प्रमुख साक्ष्य उन्हीं की बात करूंगा। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि कहां पर यह स्थल स्थित है, कहां पर यह स्थल स्थित है, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता डाली बेटा। यहां तक उम्मीद है कि पूरा आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, अब आइए वन बाय वन बात करते हैं। भारतीय स्थल को इसके बाद लेके चलेंगे, अभी नहीं, पहले अब इन स्थलों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। इसकी क्या खास बात है, इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये मैं अब यहां से बात करूंगा। नहीं, सबसे पहले हड़प्पा की बात करूंगा। हड़प्पा इसलिए बेटा हड़प्पा की बात करूंगा क्योंकि हड़प्पा खोजा गया पहला नगर। माने लिखे भले हमने हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे क्योंकि यही सबसे प्राचीनतम नगर है। आमरी, आमरी, कल भी लिखा था अमरी या आमरी। सपना देवी, इतने जल्दी भूलती हो भाई तुम। चलो आ जाओ हड़प्पा। हड़प्पा या हरिपुरिया, हरियुपुरिया, ये ऋग्वेद में नाम मिलता है ना। इसकी लोकेशन की बात करूं, लोकेशन की बात करूं तो वर्तमान में साहिवाल जिला पंजाब, रावी नदी के बाएं तट। पुराना मांटगोमरी यही था, साहिवाल हो गया, साहिवाल पंजाब, है ना। और यही है प्राचीन मांटगोमरी, ये है ना। और इसकी जो नदी है, ये ध्यान रखना है, ये पाकिस्तानी पंजाब है। नदी रावी, रावी नदी के तट पर है ये, रावी नदी के बाएं तट पर, बाएं तट पर स्थित है, ध्यान रखना। अब इसके खोजकर्ता, उत्खननकर्ता, है ना। अब जब हम इसकी बात करें खोजकर्ता की, तो सबसे पहले किसने बात की थी? चार्ल्स मैसन ने, मैसन 1826 में। ठीक है, चार्ल्स मैसन सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी। प्रथम उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में। बाद में माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप वत्स ने 1926 में खुदाई कराई। इसके बाद मार्टिमल व्हीलर, मार्टिमल व्हीलर ने भी उत्खनन कार्य यहां कराया। बाद में व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य कराया 1946 में।
तो ये इसके सारे उत्खनन करता है और इसके जो कब्रिस्तान है कब्रिस्तान R37 या H की खुदाई किसने कराई थी? खुदाई कराई थी केनायर ने, JM केनायर, केनोयर या केनायर द्वारा, है ना। ये विशेष करके खास बात है ना। अब इस हड़प्पा सभ्यता को, है ना, मुख्य रूप से तोरण द्वार का नगर या अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता। तोरण द्वार का नगर और अर्ध औद्योगिक नगर इसे कहा जाता। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। और यह जो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहीं नहीं लिखा भाई। 22 तो उसका है अमिता जी, 22 इसका नहीं, 22 तो मोहनजोदड़ो का है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी बेसिक जानकारी हो गई। अब यहां से मिले प्रमुख साक्ष्य। सामान्यतः आप ये समझिए कि जो सामान्य नगर हैं दो भागों में थे, गढ़ी क्षेत्र या टीला क्षेत्र और निचला इलाका। गढ़ी क्षेत्र या टीला क्षेत्र या निचला इलाका कहा जाता है ना। ये विशेष ध्यान रखना। इसके दुर्ग क्षेत्र को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। माउंट एबी और गढ़ के उत्तर में। आओ जरा बात करते हैं इसका विभाजन, नगरीकरण। ये जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला को ही क्या कहते हैं? दुर्ग टीला। इसी पर इसी को व्हीलर ने, मार्टिमल व्हीलर ने एबी माउंट, एबी माउंट कहा। और यहीं बगल में एक और टीला खोजा था उत्तर भाग में, माउंट एफ। तो ए बी एफ नामक टीले कहां हैं? तो आपको आंसर क्या देना है? हड़प्पा में। हड़प्पा के दुर्ग क्षेत्र में माउंट ए बी और एफ नामक टीले पाए गए। और बाकी इसका जो पूर्वी है नगर टीला, पूर्वी टीला माने भी थोड़ा ऊंचाई पर है, तो इसे नगर टीला कहते हैं, नगर टीला। और ध्यान रखना, जो ऊंचाई पर, हाँ हाँ पूछा गया तभी तो लिखा हूं, तभी तो लिखा हूं, पूछा गया। एक बात और बता दो, सीटाडेल, सीटाडेल और सीटाडेल किसे कहते हैं? सीटाडेल और पीटाडेल। ऊंचाई क्षेत्र को सीटाडेल कहते हैं। गढ़ी क्षेत्र को पुरातत्व की भाषा में क्या कहते हैं? सीटाडेल।
सीटाडेल, सीटाडेल कहते हैं, बता रहा हूं कहीं, अरे कहीं मैंने लिखा हुआ है। इसका एक उत्खनन में जॉर्ज डेल्स का भी नाम ले लो 64-65 में। एक जरा इसका यार और एक पॉइंट छूट रहा है यहां पर, जॉर्ज डेल्स ने भी इसकी खुदाई कराई थी। जॉर्ज डेल्स ने 1964 और 65 में कराई थी। मिस हो रहा है 1964-65 में जॉर्ज एफ डेल्स ने, इसके बाद केनायर ने कराई थी, सबसे लास्ट में केनायर ने, जेएम केनायर। देखो सबसे पहले मैसन ने बताया, खुदाई का कार्य दयाराम साहनी, फिर माधु स्वरूप वैस, फिर मार्टिन मलवीरल, जॉर्ज एफ डेल्स 64-65 में। कब्रिस्तान एच, और इसका जो क्षेत्र है बेटा, है ना, इसका जो क्षेत्र है ध्यान रखिएगा, ये जो है इसके बाद में केनायर ने खुदाई कराई। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? सीटाडेल, सीटाडेल। आइए जरा बता दे बेटा, ये जो टीला होता है ना, ये पूरा ऊंचाई पर बसता है, वहां मिट्टी और बढ़ा देते हैं। चबूतरा तो छोटा शब्द हो गया, टीला मतलब बड़ा सा इलाका, बड़ा सा इलाका उसमें बढ़ा देना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो ये टीला क्षेत्र होता है पश्चिमी वाला, इसको पुरातत्व की भाषा में क्या कहते हैं? सीटाडेल। पुरातत्व की भाषा में इसे सीटाडेल कहते हैं, सीटाडेल। ये जो ऊंचा ऊंचा वाला भाग होता है इसे सीटाडेल कहते हैं। अच्छा, ये कॉमन है, ऐसा मोहनजोदड़ो में भी मिलेगा, ऐसा लोथल में भी मिलेगा, है ना, लेकिन वहां पर नहीं मिलेगा, धौलावीरा में। धौलावीरा में 3 भाग में, ये सामान्यतः सामान्यतः नगरों का या नगरों की बनावट ऐसी ही है, सामान्यतः 2 भागों में, है ना। लेकिन स्पेशल, विशेष, विशेष क्या है इसमें? विशेष क्या है? विशेष ये है कि धौलावीरा, धौलावीरा 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित। कैसा 3? ये ध्यान से समझो, मान लो नगर है तो ये माने उच्च टीला वाला, मध्यम और निम्न या निचला, 3 भाग इसमें बने हुए, 3 भाग। ये आपको समझना होगा, ये स्पेशली कलेक्शन है जो आपको समझना है। ठीक बेटा, आ रहा समझ में? पक्की नालियां हैं यार सिंधु घाटी में, विशेषकर मोहनजोदड़ो, हर जगह थोड़ी। देखो मेरी बात सुनो, सैंधो सभ्यता के सभी नगरों में पक्की नालियां नहीं मिली, अधिकांश नगरों में पक्की नालियों का साक्ष्य मिला है, अधिकांश नगरों।
अब आइए आगे चल के, अभी जब मोहनजोदड़ो भी बताएंगे तो उसका भी मॉडल लगभग मिलता जुलता। एक पॉइंट यहीं पर ले लेते हैं, नोट पॉइंट में ले लेते हैं बेटा, नोट में क्या ले लेते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के मध्य 640 किलोमीटर की दूरी है और लगभग इतनी ही दूरी पर आगे चल के लोथल बसा, गुजरात, है ना। अब ध्यान से सुनो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने सैंधव या हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा। लोथल को सैंधो सभ्यता की तीसरी राजधानी, सैंधो सभ्यता की तीसरी राजधानी अथवा भारतीय राजधानी कहा गया। तो तीनों के नगरीकरण मॉडल में काफी साम्यता है, इसलिए इस प्रकार की बात कही गई है। ठीक है, इस प्रकार की इसमें बात, इसीलिए क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा, बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा, बताइए। सानिया बानो फिर से सुनो, फिर सुनो, समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो, बेसिक जानकारी तो ये बताई कि सैंधव सभ्यता के जो निवासी थे वो 4 प्रजातियों के, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, मंगोलियन, अल्पाइन। ये मानवों के निवास के आधार पर, माने उनके चेहरे वहरे देखकर, चेहरे की बनावट के आधार पर यह बताया गया। सबसे पुराना प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, फिर उसके बाद भूमध्य सागरी, इनकी संख्या सबसे ज्यादा। ठीक है, और देखिए इसके बाद सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में हमने पाकिस्तान के स्थलों को लिया। सबसे पहले पाकिस्तान के 3 एरिया का नाम लिया, दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान। ठीक है, तो दक्षिणी बलूचिस्तान में सुतकागिंडोर के साथ साथ सुतकाको, बालाकोट, डाबरकोट, ये सब स्थल हैं। विशेषकर सुतकागिंडोर को आर्यनस्टाइन ने खोजा था। इसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहते हैं, क्योंकि इससे चारों तरफ बिजनेस हो सकता था। ठीक है, नीरस है, मन लगाओ जी, पहले मन लगाओ तभी नीरसता खत्म होगी, ऐसे कुछ नहीं होगा। हाँ, जब पता ही नहीं है तो नीरसता तो आएगी, तो थोड़ा मन लगाइए। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब दूसरी चीज, इसके बाद इस सुतकागिंडोर के बारे में कहते हैं कि ये बंदरगाही शहर है, इसे प्राकृतिक चट्टानों से घिरा हुआ भी बताया गया। ठीक है, तो बस आपको सुतकागिंडोर के बारे में देखना है, क्या लोकेशन है, दक्षिणी बलूचिस्तान। अब सिंध के एरिया में कौन कौन से नगर हैं, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, जुदीर जोदड़ो, आमरी, कोटदी, ये सब सिंध प्रांत में। अब इसके बाद पाकिस्तानी इलाके में हड़प्पा सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा डेरा इस्माइल खां, रहमान ढेरी, गुमला, जलीलपुर, चकपुर बाने, ये सब जगह है जहां से इनके साक्ष्य खोजे गए। साक्ष्य मिले क्या, अब देखो साक्ष्य में क्या, वहां से जो भी वस्तुएं पाई गई। अब हमने कहा सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा है, इसे ऋग्वेद में हरियुपुरिया कहा जाता है, तो इसको भी लिख दिया।
इस टीले की पहली बार जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी। इसका लोकेशन क्या है? आज के पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में। यही पुराना मोंटगोमरी जिला था, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो। प्रथम उत्खनन का कार्य राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया, इसके बाद माधो स्वरूप वत्स, फिर मार्टिमल व्हीलर, फिर जॉर्ज एफ डेल 64-65 में, और सबसे अंत में जेएम कनायर। ये सब वहां पर खुदाई का कार्य कराए, है ना। वहां से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इसे तोरण द्वार का नगर भी कहते हैं हड़प्पा को, और अर्ध औद्योगिक नगर का भी नामकरण इसमें दिया गया। अब आइए, तो ये नगर कैसे बसे? जैसे किसी शहर की बनावट कैसी है, हाँ, किसी शहर की बनावट कैसी है, ध्यान से सुनो। तो दो भाग में बटा हुआ। जैसे एक शहर ऊंचाई भीटे पर बना, गांव की भाषा भीटा समझ लो, भीटे को ही टीला कहा जाता। जो वीआईपी लोग थे ऊंचाई पर रहते थे, इसे ही टीला शहर कहा गया, या दुर्ग क्षेत्र। टीला माने एक ही सिटी में कुछ इलाके ऊंचाई पर बसे होते हैं, खूब बड़े बड़े मकान, और एक निचला इलाका जहां ज्यादा भीड़ होती है। तो यही जो पश्चिमी इलाका दुर्ग क्षेत्र है, क्यों? क्योंकि ये ऊंचाई पर बसा है और ये किले से घिरा भी हुआ, घेरा भी गया सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हाँ, तो इस पश्चिमी इलाके में 3 टीले मिलते हैं ऊंचे ऊंचे। ये इसके 3 टीले मिलते हैं, इनका अलग अलग नाम दिया गया। व्हीलर ने एबी माउंट कहा, जो थोड़ा ऊंचाई पर है, जैसे कहते हैं ना भीटा, और आगे चलकर केनॉयर ने इसे एफ कहा। तो ये भीटा है उस टीले पर, जो ऊंचाई पर स्थान है उस पर कुछ और ऊंचाई वाले भीटे बने। तो इन्हीं टीलों को पुरातत्व की भाषा में सीटाडेल कहते हैं, ठीक है। और जैसे एक ऊंचाई का भाग है कि निचला इलाका, जबकि धौलावीरा ऐसा इलाका है जहां पर क्या है, वह नगर 3 भाग में, ऊंचाई पर, फिर थोड़ा कम ऊंचाई पर, और अंत में सबसे निचला इलाका, है ना। तो ये पूरा सिटी बसा। कोई शहर की बनावट जब कभी ड्रोन से देखोगे तो ऐसे दिखेगी, ठीक है, अलग अलग टाइप के दिखते हैं शहर। चलिए अब आ जाइए, सिंधु सभ्यता एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके तीनों नगरों में साम्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल की बनावट में, माने दुर्ग टीला, दुर्गीकरण, निचला इलाका, है ना, स्नानागार, अन्नागार, इन सब में काफी साम्यता। इस कारण से, इस साम्यता के कारण स्टुअर्ट पिटगट ने कहा कि 2 राजधानियां हैं सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आगे चल के जब लोथल की भी बात आई कि यह तीसरी राजधानी के रूप में है, यह भी एक बड़ा शहर है, तीसरी राजधानी है ना। और भारत में स्थित ये है, दोनों पाकिस्तान में है, इसलिए इसको भारतीय राजधानी कहा, ठीक है। अब समझ में आया कि अब भी नहीं आया? अब नहीं आया तो आराम से लिखना कागज पे बैठकर, तब बुद्धि में घुसेगा, और बार बार पीडीएफ रिवाइज करना, ठीक है बेटा। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो ये समस्या है। बिल्कुल, सामाजिक विभाजन भी यही है। ये चीज तो आपको वहां इनाम गांव वगैरह में भी सामाजिक विभाजन दिखता, दैमाबाद में दिखता, तो शुरुआत तो वहीं हो गई। बिल्कुल, इसे सामाजिक विभाजन की ही बात आप कर सकते हो। जो ये मॉडल है, ये कहीं ना कहीं सामाजिक विभाजन की ही बात कर रहा, क्योंकि ऊंचाई पर वीआईपी लोग, निचले इलाके में थोड़ा और नॉर्मल लोग, और उससे भी निचले जो किनारे अंचल में बसे हुए लोग मिलेंगे, वो और ही खराब स्थिति में होते हैं। तो इसे सामाजिक विभाजन, इसे सामाजिक विभाजन ही करते। बस कुल मिला के सारा कल्याण क्वेश्चन पेपर से हो जाएगा। क्यों सैनी जी, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के खरीदे हो कि नहीं, है बताओ सैनी। सैनी जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं खरीदे हो? खरीद लो और उसी को पढ़ते रहो। बाकी हमारे पेपर टॉपिक के बाद, पहले नहीं मिलेंगे बेटा, खरीद लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक आख ले लीजिए, किसी का भी, जिसका भी समझ में आए। बाकी हमारे पेपर आपको जब जब टॉपिक समाप्त होगा तभी मिलेगा। कोई भी लो, जो तुम्हारी मर्जी आए।
अरे यूथ ले लो, घटना चक्र ले लो, दुनिया भर का पड़ा हुआ, चौबे का ले लो, प्रजापति का ले लो, जिसका मन आए, पप्पू प्रजापति का ले लो, चौबे का, जिसका भी मन करे उसी का ले लो। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार का सामाजिक वर्गीकरण या सामाजिक विभाजन का यह संकेत देते हैं। सामाजिक विभाजन या स्तरीकरण का संकेत। बस दिल्ली में मिल रही तो ऑनलाइन मिलाओ, दिल्ली में मिल रही नहीं तो ऑनलाइन लो, ऑनलाइन खरीदो। 10-20 रुपए ज्यादा लगेगा। बस यहीं तक पढ़ो अब आज, अब बहुत हो गया आज। ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो आज बस यहीं तक पढ़ेंगे अब आप लोग। ठीक है, चलिए। मैं से हाँ हो गया, बढ़िया है। ऐसा लग रहा था नहीं चलेगी क्लास, लेकिन इतनी चल गई, तो बस यहीं तक रखिए। ओके, और कुछ पूछना है? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक बड़ा है, ध्यान रखना पड़ेगा। जी जी, चलिए, वीर बहादुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी को समझ में आ गया, मतलब सबको समझ में आ गया। सपना ने आज बोल दिया, समझ में आ गया, इसका मतलब सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब ज्यादा परेशान करती है भाई। खुश हो गया मैं आज। ठीक, चलो।